अब तक के इस एनिमे पूरे सीरीज़ में मेरा जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर रहा है ना, तो वो जिनवू सन को लेकर रहा है। तुम उस बंदे की अगर तुम कहानी से रिलेट कर सकते हो ना, तो तुम चीज़ों को काफ़ी ईज़िली समझ पाओगे, और उस एनिमे के अंडररेटेड होने के कारण या ओवर हाइप कारण तुम चीज़ों को फ़ील कर पाओगे, या फिर उस इमोशन अपने आप उस चीज़ से या उस सिनेरियो से कनेक्ट करके बैठ पाओगे। क्योंकि एक तुम खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जो कि मतलब अपने फैमिली के लिए चीज़ें करना चाहता हो या फैमिली के लिए जी रहा हो, और वो उस चीज़ के लायक भी नहीं, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो जिस एज में वो हंटिंग करने जाता था डंजन्स में या फिर गेट्स के लिए, उसे मोस्टली लोग ज़्यादातर ट्रोल करते थे और रिसाइज, मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अभी को परेशान तो नहीं कह सकते, बुली भी नहीं कह सकते, बट हाँ उस लोगों को मतलब उसे एक तरीके ताने टाइप का मारते कि ये बंदा इंसान के सबसे कमज़ोर हंटर है। और ऐसे में तुम्हारे पास घर की फैमिली की जिम्मेदारियाँ हों, अब तुम पूरे घर में अकेले कमाने वाले हो, बहन की कॉलेज की फीस, मम्मी का बीमारी का इलाज, तो मतलब एक कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप बन जाता है कि यहाँ पे भी तुम अपने आप को उस चीज़ से कनेक्ट ईजिली कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं, एग्जिस्ट भी करती हैं। अब तुम इस चीज़ के बाद सोचोगे कि ये कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, क्यों चल रही है, बट ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है ना, बट वो जो कंडीशन है वो तो रियल है। अब हर बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ से कनेक्ट कर पाता है कि अपने आप को जहाँ पे वो बंदा जिस वे में वो अपनी फैमिली के लिए जी रहा है, उस हिसाब से तो उससे ज़रूरत के हिसाब से तो हम लोग उससे हमदर्दी हो जाती है, और उसी के लिए वो एनिमे उस चीज़ को थोड़ा कल्ट क्लास में मतलब हिट कर देता है कि यहाँ से चीज़ें अलग कैसे होती है, फिर वो एक इवेंट की वजह से चेंज हो जाता है। तो मोस्टली सुपर हीरो जॉनरास की मूवीज़ में भी इतना दिखा देते हैं, बट एनिमे है तो यहाँ पे बॉय सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब इस में सारे बॉय के लेकर ही, मतलब एक लड़कों के लेकर ही चीज़ें जब बताई जाती हैं कि एक लड़की की प्रॉब्लम्स क्या होती है, और ऑब्वियसली दिखाने भी चाहिए। आप पूरी सोसाइटी में सब फीमेल्स को लेकर चलेंगे तो कोई सोचेगा भी नहीं, तो फिर बॉयज़ को तो वैसे भी इसलिए बॉयज़ से कहते नहीं आजकल के लड़के एनिमे इतना क्यों देखते हैं, वो इस वजह से नहीं देखते कि उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या फिर वो सिर्फ टाइम पास के लिए, क्योंकि उनसे वो चीज़ें कनेक्ट कर पाती हैं। अब तक मैंने जितने भी एनिमे कंडीशन देखी हैं उसमें हमेशा बॉयज़ की चीज़ों को ज़्यादा रिलेटेबल दिखाया गया है, चाहे वो लड़की की इमोशनल साइड हो या फिर एंगर साइड हो या फिर सैड साइड हो, अलोन साइड हो, उसमें सब बॉयज़ को लेकर ही चीज़ें दिखाई गई हैं। और कहीं न कहीं कभी-कभी उससे मतलब सिर्फ लड़कियों को वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि तुम कितनी ज़रूरी हो उनकी लाइफ में। तुम लड़कियों को भी ऐसा नहीं कि डिसएग्री कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते, बट नहीं, उनको ऐसा दिखाते, इंपॉर्टेंस दिखाते कि हाँ तुम्हारी भी सोसाइटी की ज़रूरत है। बट जहाँ पे तुम उस चीज़ को कंपेयर करना चाहते हो, वो कंपेरिजन नहीं दिखाते हैं, वो एक दूसरे की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। तुम कोई भी एनिमे उठा लो, तुम्हें कभी भी रेसिज्म नहीं देखने को मिलेगा किसी भी चीज़ के खिलाफ। तो यही एनिमे सोलो लेवलिंग के भी एनिमे में जब वो बंदा डंजन में जाता है या फिर टेंपल में उसकी उसकी मर्जी की वजह से, साथ में कहते हैं वोटिंग होती है, तो वो वोटिंग में जब वो हंटर्स के साथ जाता है, उसके फर्स्ट टाइम मतलब एपिसोड सीजन 1 में जो हमें दिखाते हैं चीज़ों को कि वो बंदा जा रहा है, और फिर उन्होंने जब सारे उनको मार दो, वो बंदा पहली बार में घायल हो जाता, मतलब एक ही मॉन्स्टर की लात से वो घायल हो जाता। सोचो कितना कमज़ोर हंटर उसे दिखाया गया उस सीरीज में स्टार्टिंग में। फिर वो जाता है कि वहाँ उससे मतलब कमज़ोर है, वो दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर वो बहादुरी है कि वो लड़ने की पूरी कोशिश करता है, बट वो जानता है कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से पीछे छुप के उस पर हमला करने की सोचता है। तो कहीं ना कहीं साम दाम दंड में चीज़ जीतनी है, कोशिश पूरी करता है, बट वो उस चीज़ के काबिल है, बट उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो वहाँ पे भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो रेड पूरी जाती है उसमें दिखाते हैं एक रास्ता और जाता है जो मंदिर की ओर जाता है, वो कहीं ना कहीं इस कहानी का मेन प्लॉट ही होता है, वो एक आर्किटेक्ट की मूर्ति या फिर वहाँ, तो वहाँ पे हमें उस बंदे की हमदर्दी दिखाई जाती है या फिर उसकी दरिया दिली दिखाई जाती है कि वो अपनी पूरी टीम के लिए, तो उस बंदे की दरिया दिली दिखाने का रीज़न भी यही होता है कि वहाँ पे वो अपने आप को लड़ने से पीछे नहीं हटता है, बट वो बॉडी उसकी वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करती कि तुम लड़ने लायक हो। तो वहाँ पे भी वो जब आर्किटेक्ट्स ने जिस चीज़ को क्वालिटीज़ के लिए वो चुना था, तो वो बंदा सिर्फ उसी वजह से चुना गया कि वो अपने आप को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर चुके। वरना अगर किसी बुरे इंसान के हाथ में लग जाएगी तो बुराई को बुरा बनते देर नहीं लगती। अगर इंसान में थोड़ी सी भी नाकाम मतलब बुराई है, तो वो उस चीज़ को बड़े होने में देर नहीं लगती, वो विलन मतलब हीरो से विलन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। और यहाँ पे भी ये चीज़ दिखाई गई है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलिटी में भी अगर इंसान बुरा है तो उसके अंदर वो बुराई तुरंत ही पनप जाएगी, थोड़ी भी ताकत मिल जाएगी तो उस चीज़ की उससे घमंड या ईगो से मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, विलन्स वाली कैटेगरीज आ जाती हैं। बट उसके बाद भी चीज़ें सही है, मुझे उसमें इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब
उसके बाद जब वो बंदा अपने उस डंजन में फंसा होता है, कहता है कि मैं इन सब की जगह पे मैं रुकना अंदर पसंद करूँगा, तब तक वो गेट खुला रहेगा। तो वहाँ पे वो चीज़ें कहता है कि मैं इन सब की जगह सेक्रीफाइस दूंगा। बट जब वो अकेला होता है तो वो चीज़ें वो अपना दर्द बताता है उस बंदे में कि मैं भी ज़िंदगी जीना चाहता था, मेरा भी परिवार है, मेरे भी घर वाले हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ पे उस आर्किटेक्चर को देख के उस चीज़ को लगा कि हाँ, ये बंदे के अंदर जो क्वालिटीज़ है जो मुझे चाहिए थी, जो वो चीज़ें एक प्लेयर के लिए या सिस्टम के लिए जो बनाया था, नारायण मूर्ति का सिस्टम मैं कहूँगा उसे, बट जिस बंदे ने बनाया था वो चीज़ें का वहाँ पे सेटिस्फाई करते हुए कंडीशंस को फुलफिल करता है कि हाँ, इस बंदे को लिए ये बंदा रिक्वायर्ड है। बट जब वो सिस्टम उसके बाद आ जाता है तो कहानी का टर्निंग पॉइंट भी वहीं से चेंज होता है कि वो पहले बिलीव नहीं करता है, फिर उसे बिलीव होता है। बट वहाँ से फिर तुम सोच सकते हो, मुझे उस इवेंट के बाद वो बंदे में कहीं न कहीं चेंज होते होते इतना चेंज हो गया कि पुराना वाला हमने जिनोविशन काफ़ी बार खो दिया है। इसका हमें पहला एविडेंस तब मिलता है जब वो उसी रेड वाली टीम के साथ दोबारा रेड करने जाता है कि वो डी रैंक हंटर ही होता है, बट वो दोबारा रेड करने जाता है। उन्हें बताता है कि ना वो ठीक है, वो बदल गया है या फिर वो चीज़ है। तो वहाँ पे हमें चीज़ें पता चल, तो कहीं न कहीं मुझे अभी भी लगता है कि जिनोविशन पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जा रही हैं। हावी होने के बाद का रीज़न भी ये है कि वो बंदे ने अब धीरे-धीरे जब लेवल अप करा, तो इस चीज़ का हमें पहली बार ही वो मिल गया सीज़न 2 में कि उस बंदे पे वो मशीन या फिर वो सिस्टम को हावी होते जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे वो बंदा या उसकी साइड जो होती है सॉफ्ट साइड को दबा दिया या फिर उस तरह से दिखाया नहीं, कॉमेडियन कैरेक्टर दिखाया नहीं, उसे बस ऑरा फार्मिंग के लिए रखा गया और उसे बहुत ज़्यादा लेवल अप करते करते उसे कहीं ना कहीं हम भूल गए कि वो बंदा कैसा था, या फिर वो जिस लोगों को पहले आगे रखा था वो खुद आगे आने लगा है। तो मैं भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डाउट में था कि उसने पहली बार मदद तो नहीं किया था। जब उसका सीज़न 2 का पहला एपिसोड आया था तो उसने एक ए रैंक के हंटर को फर्स्ट टाइम में बिना सोचे समझे उसने उससे मौत के घाट उतार दिया था। इग्रिस की तलवार ने उसे ऐसे में घाट उतार दिया अपने आप, मतलब उसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि ये मारना है या नहीं मारना, क्योंकि पहले वो सिस्टम के चेक कहने को मारता था, अब वो मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तुम ये सोच सकते हो कि पावर आ जाती है तो तुम कहीं ना कहीं थोड़े से सुपीरियर समझते हो और तुम अपने आप को किसी भी समझते नहीं हो। हाँ, वो गलत था इन द सेंस कि वो इतना वो नहीं था कि वो गुड पर्सन नहीं था, वो बैड था, वो विलन था, वो ज़बरदस्ती से मार रहा था, बट सिस्टम के कहने पे बिना ही उसने पहले से मार दिया। अभी आप तुम इग्रिस की लॉयल्टी भी कह सकते हो या फिर कुछ भी कहो, बट हाँ, यूनिवर्सन के सिस्टम इस पर अलाउ नहीं करा, उसने खुद पे खुद उसे मार दिया था ए रैंक हंटर को। अभी जितने भी बार हमने देखा कि उसमें ए रैंक हंटर को ज़्यादातर क्रिटिसाइज करा गया या फिर उसे मारा क्यों गया, क्योंकि ए रैंक एक लेवल 2 का भी कह सकते हो, क्योंकि ए रैंक सुपीरियर हो तो उसके बाद एस रैंक आ जाते हैं सीधे सीधे। तो अब यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लेरिफाई करते करते वो बंदा मैं भी जानता हूँ कहीं ना कहीं उसने अपने आप को खोना शुरू कर दिया है। अब तुम लोग भी लगता होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मतलब उसने खोया है इस चीज़ों को, बट वो अपने आप को कहीं खोया, बट वो कहते नहीं, उसकी केयरिंग अभी भी जिंदा है, वो ह्यूमैनिटी के नाम पे अभी भी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें वहाँ पे भी सबूत मिलेगा जब वो दोबारा। तो यहाँ पे जो उसकी बंदी थी वो ली जो ही थी, वो जिनवूसन के उस कैरेक्टर से प्यार करती थी जो एक वीक कैरेक्टर था, मतलब उसकी केयर करना। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि हर बंदे के पास एक वो कैरेक्टर या ऐसा इंसान जो उसकी केयर करता है, बट यहाँ पे उसकी जो ली जो ही थी वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। बट यहाँ पे वो अगर मैं बात करूँ तो एक लड़की की वो एक बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वाली कैरेक्टर थी, मतलब एक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक तो नहीं कह सकते हैं, एक मतलब इमेजिनेशन वाली कैरेक्टर थी, क्योंकि एक बंदी तुमसे क्यों ही प्यार करेगी, सीधे सीधे जेनेरिक बात है, वो इंटरेस्टेड क्यों ही होगी, बट वो बंदी फिर भी तुम्हें इंटरेस्टेड थी, तुम बहुत ज़्यादा वीक थे, तुम्हें बार बार से बचाना पड़ता था और उसने भी तुम्हें कई बार जान से बचाया है, उसने कई बार तुम्हारी मदद भी की है और उसके बाद वो तुम्हें इंटरेस्टेड थी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, वो तब तुम्हें इंटरेस्टेड हो। तो कहते नहीं, एक लड़की की लॉयल्टी का पता तब चलता है जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, और एक लड़की की लॉयल्टी का पता जब चलता है जब उसके पास सब कुछ है फिर भी वो तुम्हें चाहिए तो वो लॉयल है तुम्हारी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे अगर मैं चाहिन की बात करूँ तो उसने जिनूसन को तब देखा है जब वो बंदा एस रैंक की एबिलिटीज पार कर चुका था या एस रैंक हंटर बन चुका था। उसके बाद वो उस बंदे उससे मीटअप हुआ, पहले उसका मीटअप उस रेड वाली गेट पे ही हुआ था, हालांकि उससे रेड हाँ गेट पे हुआ था क्योंकि जब माइनिटी में काम कर रहा था फर्स्ट टाइम उसका आपस में मीटअप तभी देखा था उसने। तो उस बंदी को वो चीज़ सेंस कर गई कि ये बंदा भी कहीं ना कहीं हटके है, तो मैं भी उससे कुछ गलत तो नहीं कहूँगा, बट हाँ वो वहाँ पे हमें चीज़ें पता चलती हैं कि वो बंदा मतलब कहीं ना कहीं चेंज तो हो गया है, मतलब उसके अंदर के जो इमोशंस थे वो पहले थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वो ही हुआ अभी उसको पावर की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है चीज़ों को लेके, तो वो भी ठीक है उसका, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बट आगे चल के तुम और देखोगे, पहले जो होता था उसमें रेट्स में उस बंदे को मतलब दिखाता कि सिस्टम अलाउ करता था कि तुम अब इस बंदे को मारो। पहले वो चोट लगती थी, वो कमज़ोर होता था, या फिर कमज़ोर भी नहीं कह सकते, पावरफुल तो था भाई। देखो धीरे धीरे लेवल अप हुआ उसका, उसने जब पहली बार एक डी रैंक के डेविल को मारा था, सांप को मारता, सांप ड्रैगन जो भी हो, उसे मारने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया था चीज़ों की, वो मौत को भाई देख के वापस आया ना, तो उसमें मौत का डर ही उसके अंदर से खत्म हो गया। अब जो मौत का डर ही किसी इंसान के अंदर खत्म होता है, उसके पास बचता क्या, उसके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस रह जाता है। तो वो चीज़ उसके अंदर थी। अब चीज़ें रहने के बाद फिर कहानी और आगे बढ़ेगी, तो कहानी बढ़ते बढ़ते फिर वो बंदा दिखाता है कि पहले वो सिस्टम अलाउ करता था मारने के लिए उस बंदे को, कि जाओ तुम, ये तुम्हें हार्म कर रहा है, तुम इसे मारो। तो इसे हमने ऐसे सिनेरियो में 2 बार पूरे इस एपिसोड सीजन 1 में देखा था कि उस बंदे को 2 बार सिस्टम ने कहा था कि जाओ तुम्हें ये हार्म कर रहा है, तुम इसे मार सकते हो, वरना तुम खुद मर जाओगे। तब उसने पहला मर्डर या पहली डेथ जो होती है वो सिस्टम के कहने पे 6 लोगों को मारा था। और फिर 6 लोगों को मारने के बाद उसने पहले और दूसरी बार उसने उस ए रैंक के मतलब विलन को भी विलन नहीं कह सकते, उसने ए रैंक हंटर को मारा था, क्योंकि वो भी लोगों को बेबाजी की मार देता था मतलब गेट्स के अंदर जाके। तो वहाँ पे भी उसकी चीज़ें पता चलती, तो उस टाइम पे भी उससे सिस्टम ने कहा था कि तुम मेरे खून के प्यासे हो गए हो और समथिंग लाइक दैट, कि ये सिस्टम तुम्हें मारने की इजाज़त दे दी है। पहले वो सिर्फ लड़ रहा था कि मैं उसे मारूंगा नहीं, उसे मतलब सुधार लूँगा। तो वहाँ तक जिन्होंने वो सही कर कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को खोते भी जा रहे हो, तो वो जेन्युइन सही है कि वो बंदा अपने आप को खोता जा रहा है। धीरे धीरे करके ये बंदा जब पहले पावर आती है, तो कई सारी चीज़ें हम अगर काबू ना रहे तो हम पे हावी होने लगती हैं। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं जब वो दोबारा से कहीं ना कहीं अपने आप को एक डेवल वाले बॉस में पाता है, जहाँ पे कारीगर वाली फाइट होती है, तो वहाँ पे वो बंदा उन सबको मरने नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सबको, तो मैं वहाँ पे ये सोच रहा था तो इसमें इतनी देर क्यों लगा, क्या वो सबके उठने का इंतजार कर रहा था या मरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं एंड में आके मदद तो करी, उसमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट मदद करने की क्या रीज़न, कितना लेट क्यों करा, क्या वो सबका इंतजार कर रहा था कि कब कौन सा मरे या फिर कब किसकी मौत आ जाए, उसके तब बाद ही उससे जाके बचाना होगा। तो इससे पहले कि यूनिवर्सल सबसे ज़्यादा आगे रहता था बचाने में अपनी टीम को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहा, या ये कह सकते हो कि उस गेट्स के राइट नहीं थे, इस वजह से वो बीच में नहीं आना चाहता था, या फिर उसका कोई अपना रीज़न रहा होगा कि वो मतलब मदद तो उसने तब भी करी थी ना 12th फॉर्म यूज़ करके अपनी, तो लोगों को बचाया तो था। और एट द अंदर जाकर उसने मेन विलन को भी मतलब मारा था। तो मेन विलन को मारते टाइम भी उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा कि ह्यूमैनिटी उसमें कहीं ना कहीं जिंदा है, तो वो जो सॉफ्टवेयर था जिस वजह से उसने चुना था जिन्होंने को, वो कैरेक्टर वो क्वालिटी अभी भी उसके अंदर जिंदा है। बट कब तक जिंदा रहते हैं ये देखने वाली बात है। मुझे उस बंदे से ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो लेवल और फार्मिंग हो रही है या फिर बेस्ट लेवल चल रहा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती चीज़ों के लिए। अब अपने जनरेशन के लिए ये सारी चीज़ें देखो कहाँ तक मैटर करती हैं, बट फिर भी वो कैरेक्टर अपने आप से, और यहाँ पर उसका एक लव कैरेक्टर भी दिखाऊँ तो जो बंदी उससे प्यार करती थी वो उसके साथ नहीं है, तो क्या रीज़न था, वो बंदी उस जनरेशन को प्यार करती थी, क्योंकि वो जब कुछ नहीं था तब भी उसे प्यार करती थी। यहाँ पे चाहे नारी है तो उसे तो वो एक एस्ट्रिंग हंटर की वजह से चाहती है ना, क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या फिर ये वो कहते हैं फुलफिलमेंट वाली चीज़ें कि एक लड़की अपने हिसाब से उस बंदे को चुनेगी जो उसके लिए परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे तो वो चीज़ें एग्जिस्ट हो, क्योंकि और भी तो एस्ट्रिंग हंटर था, उसे जिन्होंने संगीत पसंद आया या कहो वो प्लेयर है, इस वजह से उसे अच्छी स्मेल आई थी, इस वजह से ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बट यहाँ पे फिर भी मैं कहूँगा उसकी पहले वाली जो रेड में उस फीमेल को यहाँ पे जो लीज वाली थी वो उसने अपने पूरे शिद्दत के साथ जिन्होंने को ही पसंद करा था, मतलब उसके नाकामियों को भी एक्सेप्ट करा था। तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन वाली बात ही है कि कोई लड़की तुमसे प्यार कर रही है, तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे लिए टाइम स्पेंड कर रही है, तुम्हें वो तुम्हारी हर नाकामियों को या खामियों को वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैं इस बंदे के साथ टाइम स्पेंड या मैं उस बंदे के साथ रहना चाहूँगी या मैं उस बंदे में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो चीज़ें भी उस बंदे को कहीं ना कहीं चीज़ें सेटअप करती हैं कि कोई लड़की तुम्हें अगर ऐसी बंदी तुम्हें मिल जाए तो तुम उसके साथ पूरा वाली लाइफ क्यों नहीं स्पेंड करना चाहोगे। रियल वर्ल्ड में तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट हाँ एनिमे में तुम अपनी इमेजिनेशन को भी दर्शा सकते हो। कहीं ना कहीं राइटर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है कि रियल वर्ल्ड में जो हमारी इमेजिनेशन है वो तुम एनिमे में बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। कोई बहुत सारे एनिमेज में मैंने ये चीज़ देखी है कि हमेशा की तरह उसमें कहीं न कहीं बैक बेंचर या मिडिल एवरेज इंसान जो होता है उससे एक वो लड़की प्यार करती है जो कि बहुत ज़्यादा क्लास की टॉपर या फिर वो होती है, उसे बाकी में इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो सिर्फ उस एवरेज बच्चे पे ही इंटरेस्टेड होती है। पता नहीं ये एक राइटर की या एक
इंस्पिरेशन होती है या फिर उसके भी वही इमोशंस होते हैं जो नॉर्मल इंसान को होते हैं। अब जैसे मेरी जैसी जो जनरेशन है उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक्सपीरियंस करा होगा, उसकी कहीं ना कहीं वो एक एवरेज बच्चा रहा होगा, अपनी क्लास की बहुत ज़्यादा चार्मिंग और उसको कहीं ना कहीं सोचा होगा कि हाँ ये भी मुझसे कभी आके बात करे या फिर उस चीज़ को लेके कनेक्ट करे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं बंदों को, तो वो उस सिनेरियो से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे एक बार अगर कोई बंदे के साथ कोई चीज़ अगर रिलेटेबल होती है या उससे कनेक्ट कर पाता है तो फिर उस चीज़ को पूरा देखता है, चाहे फिर वो आगे चल के कितना भी क्रिंज क्यों ना हो जाए या फिर उस चीज़ को कितना भी हटके क्यों ना दिखने लग जाए, बट वो चीज़ एक बार कनेक्ट हो जाती है तो हो जाती है, फिर उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो। बदलने का रीज़न भी नहीं है यार, उस चीज़ को हटाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो है मतलब जो उस बंदे ने फ़ील करा है, वो चीज़ उसने एक्सपीरियंस करा है, तो वो चीज़ें बदलेंगी जाएँगी नहीं। कि अब वो चीज़ अगर वो कहीं और चीज़ें सेम करता है तो वो चीज़ें जो उसकी कभी बदली नहीं जाएँगी, बट वो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ, अगर वैसा हो जाता तो वो आगे क्या होता, तो वो चीज़ों से कहीं न कहीं वो चीज़ सारी एनिमे में देखने को मिलती है। सोलो लेवलिंग के केस में ऐसा नहीं था क्योंकि उससे जो पहले रिलीज़ अरे मैं उस बंदे का नाम भूल जाता हूँ जो भी है, मतलब ली ली जॉय ली नाम था, मुझे याद अच्छे से नहीं याद है। बट हाँ, वो बंदी जो उसके साथ रहना चाहती थी, यूनिवर्स ने उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाया। मेरे भी उसने कभी नहीं लिया, वो उसमें ज़िम्मेदारियाँ इतनी थी कि वो इस चीज़ को लेकर के कभी उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसको इतना केयर करता भी है, अभी कोई उसकी इतनी ज़्यादा देखभाल भी करता है। कहीं न कहीं कभी ज़िम्मेदारियाँ जब आ जाती हैं तो आपको उन सब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स के साथ भी ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं कि उसके पास ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। उसे सिर्फ़ पैसे कमाने की सोच रही होती है और उससे ताकतवर बनना होता है। अब वो जब ताकतवर बन जाता है और कहते नहीं फिर एक बार इंसान जब सेटल हो जाता है तो चीज़ें उसके लिए अलग नज़रिया खुल जाता है। तो अभी तक हमारे जनरेशन के उधर से कुछ हुआ नहीं, इसका नज़रिया कोई खुला तो है नहीं, बट देखो आगे चल के कितना नज़रिया उसका खोलते हैं या उस चीज़ों को देखते हैं। और जेजू आइलैंड के आर्क में मुझे इस चीज़ को डाउट है कि वो उस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि अगर जनरेशन लेट हुआ तो मे बी वहाँ पे भी लोग की मौतें चालू हो जाएंगी, और मौतें चालू होने का मतलब है तो ये कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर को फिर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कि तुमने लोगों की मौत की जिम्मेदार बने या तुम जो चीज़ों को संभाल सकते हो तो तुमने क्यों नहीं संभाली, क्योंकि एट द एंड तुमने वहाँ पे भी लास्ट टाइम जब तक वो मिलने पे मतलब बिल्कुल मरने की कगार पर नहीं आ गए, तुमने वहाँ पे भी अपनी चीज़ों को शो ऑफ नहीं करा। चलो मैं मानता हूँ तुम्हारे शो ऑफ नहीं करना, बट तुम जब चीज़ें बता सकते हो, तुम चीज़ जैसे तुमने ए रैंक हंटर वाले गेट पर जब दोबारा अपनी प्राइम टीम के साथ कहा था कि तुम आगे चीज़ों को कोई बता नहीं सकता या कोई बताना नहीं, तो वो चीज़ तुम वहाँ पे भी बोल सकते, तो वो टीम खा नहीं जाती या फिर तुम्हारी चीज़ें वो नहीं होती। अब वो हर चीज़ से वो कह सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें को वो भी नहीं रखना चाहता हूँ कि यार किसी को बताता फिर कि नहीं तुम मेरी सीक्रेट रिवील ना करो। उस चीज़ को लेके आगे चीज़ कहानी कैसे आगे मतलब फॉरवर्ड करेंगी पास तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी, तो मैं वो चीज़ें देखना चाहता हूँ। इस चीज़ को मैं भी जानने में थोड़ा सा ज़्यादा इच्छुक रहूँगा कि अब देखो आगे चल के क्या होता है, उनकी कहानी कितनी आगे बढ़ती है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ अटैक ऑफ टाइटन्स भी देखूँ, क्योंकि अटैक ऑफ टाइटन में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं, या फिर वो अब तो उसके 3 सीज़न आ गए हैं यार, मैं 3 सीज़न देखने भी मैं सोचो मेरी आत्मा बाहर आ जाएगी। बट अगर कहीं न कहीं एक चीज़ भी अगर मुझसे रिलेट करे तो मैं बिंज वॉच करते हुए सीज़न को खत्म करने में 3 दिन भी नहीं लगाऊँगा यार, 1 दिन में 1 सीज़न खत्म करने की दम रखता हूँ मैं, क्या